साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2022 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 12 जून 2022 को होनी है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और यह जो टेस्ट हम लोग देख रहे हैं यह जीएस वर्ल्ड कोचिंग संस्था के द्वारा जो है अभी जो टेस्ट सीरीज कराई जा रही है उसी में से पहला टेस्ट है जो कि एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित है। इसके पहले पार्ट में हम लोग 76 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। अब बाकी बचे हुए 74 क्वेश्चन को हम लोग इस पार्ट में कंप्लीट करेंगे पूरी व्याख्या के साथ। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो आपका पेपर है ये केवल यूपी पीसीएस के लिए ही नहीं बल्कि बीपीएससी, एमपीपीएससी और आपके उत्तराखंड पीसीएस के लिए भी समान रूप से ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो यह है आपका राखीगढ़ी। कौन सा है? राखीगढ़ी। तो इसके बारे में देखें, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल यदि कहता तो वो मोहनजोदाड़ो है जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल जो है राखीगढ़ी है जो कि हरियाणा के जींद जिला में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1969 में सूरज भान ने की थी, जबकि धौलावीरा ये कहाँ पे है? ये गुजरात के कच्छ जिला में है। और रंगपुर जो है ये आपका गुजरात के काठियावाड़ जिला में है। और रोपड़ जो है आपका ये पंजाब के रोपड़ जिला में। आगे चलते हैं। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई? तो ये नवपाषाण काल में होती है तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। और इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा कि मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। ये गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे और कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। अगला प्रश्न है 79 नंबर क्वेश्चन, ताम्रपाषाण युग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन? निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। देखिए, अब तक पता चले जोरबे स्थलों में गोदावरी का दैमाबाद सबसे बड़ा स्थल है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, दैमाबाद की ख्याति भारी संख्या में तांबे की वस्तुओं की उपलब्धि के लिए है। यह कथन गलत है। तांबे की वस्तुओं के लिए नहीं बल्कि कांसे की वस्तुओं के लिए था। ठीक है, तो इसे दूसरा कथन गलत है, पहला सही है। तो देखिए, ताम्रपाषाण युग के अब तक पता चले 200 जोरबे स्थलों में गोदावरी का दैमाबाद जो है सबसे बड़ा है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अशोक के शिलालेखों में किसमें पशु बलि की निंदा की गई है? तो ये जो इनका पहला शिलालेख है इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। अशोक के शिलालेख की खोज जो है 1750 में पादरिट्टी पेंथलर ने की थी और इनकी संख्या कितनी है? 14 है, जिसमें से पहले में पशु बलि की निंदा की गई है। जो दूसरा शिलालेख है इसमें मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। और जो छठा शिलालेख इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है, जबकि 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ की और उनके कार्यों का दो सूचियां, इनको सुमेलित करना। देखिए, समाहर्ता का कार्य क्या था? आय का संग्रहकर्ता होता था, 3 से मिला दीजिए। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष, 1 से मिला दीजिए। कर्मांतिक ये उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष होता था, 4 से मिला दीजिए। प्रशासता ये कारागार का अध्यक्ष होता था, 2 से मिला दीजिए। तो इस प्रकार से आप देखेंगे 3 हो गया, 3 1 4 2 था। सी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। देखिए, अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारियों के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महापात्र भी कहा जाता था। इनकी संख्या कितनी थी? 18 थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 82 पर। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका निर्माण जो है थंगदेव के द्वारा किया गया था। चंदेल वंश के शासक थंगदेव ने अपनी राजधानी कलिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित किए और धंगदेव ने ही खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में कराया था। इसके अलावा इन्होंने जिन्ननाथ, विश्वनाथ एवं बैद्यनाथ मंदिर का भी निर्माण कराया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वंश ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर तथा धार में सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था? तो यह करवाया था परमार वंश ने कराया था। देखिए, परमार वंश के शासक राजा भोज ने इस वंश की राजधानी धार में सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया और इस मंदिर के परिसर में उन्होंने संस्कृत विद्यालय की स्थापना की तथा राजा भोज जो थे स्वयं संस्कृत के विद्वान थे। इसके अतिरिक्त राजा भोज के शासनकाल में थार नगरी विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख केंद्र था। इन्होंने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण भी कराया था तथा भोजपुर नगर की स्थापना करवाई थी। आगे चलते हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? तो कृष्ण प्रथम ने कराया था। देखिए, राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम के समय में एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया गया था। और एलोरा एवं एलिफेंटा जो कि महाराष्ट्र में है के गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में ही होता है। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना दंती दुर्ग ने 752 ईस्वी में की थी और शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन कार्य करते थे या सामंत थे उनके। चोलों की राजधानी को उनके कालक्रम के अनुसार सजाइए। तो देखिए, 9वीं शताब्दी में विजयालय ने पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर चोल वंश की स्थापना की थी। चोलों की राजधानी का जो कालानुक्रम है, इसलिए सबसे पहले इनका
जो राजधानी रहती है उरायूर अर्थात 3 हो गया। इसके बाद रहती है राजधानी तंजौर अर्थात 1 हो गया। फिर रहती है गंगईकोंड अर्थात 5 हो गया। इसके बाद है चोलपुरम अर्थात 2 हो गया। और फिर होती है सबसे लास्ट में कांची अर्थात 4 हो गया। 31524 31524 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। चोलों की प्रशासनिक इकाई को उसके अवरोही क्रम में मतलब बड़े से छोटे के क्रम में सजाइए। तो देखिए संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। तो प्रांत को मंडल कहा जाता था। प्रांत को मंडल कहा जाता था मतलब मंडल पहले आ जाएगा, 4 मानिए, 4 को रखिए। फिर आता था मंडल के बाद कोट्टम आता था 1, फिर कोट्टम के बाद नाडु आता था 3 और फिर सबसे छोटा इसमें कुर्रम आता है तो 2। 4132 अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 87 बिल्हड़ एवं विज्ञानेश्वर निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहते थे? विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। तो देखिए बिल्हड़ एवं विज्ञानेश्वर जो है कल्याणी के चालुक्य वंश के शासक विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलब द्वितीय ने की थी और इसकी राजधानी क्या थी? मान्यखेत थी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न संगम काल में निम्नलिखित में से किस पत्तन का प्रयोग रोम के साथ व्यापार के लिए किया जाता था? तो अरिकमेडु का प्रयोग किया जाता था। कोरोमंडल तट पर स्थित अरिकमेडु चोल वंश का एक प्रमुख पत्तन था। संगम काल में इस पत्तन से रोम के साथ व्यापार होता था। कालांतर में हुई खुदाई से यहां मनके के कारखानों का भी पता चला है। इसके अतिरिक्त संगम काल में कोरकई तथा शल्यूर जो है ये पांड्य राज्य के तथा बंदर जो है ये चेर राज्य के प्रमुख पत्तन थे। आगे चलते हैं। संगमकालीन प्रमुख वर्ग तथा उनके कार्यों को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कोट से सही उत्तर चुनिए। देखिए वर्ग और कार्य, बेल्लार जो होते थे ये कृषि वर्ग में संलग्न अर्थात व्यक्ति होते थे अर्थात किसान होते थे अर्थात 3 से मिला दीजिए। वेनिगर ये व्यापारी वर्ग थे 4 से मिला दीजिए। बिडेलियर ये नर्तकियों नायकों का दल होता था 2 से मिला दीजिए। पुलयन दस्तकारों का वर्ग था ये आप 1 से मिला दीजिए। तो इस प्रकार से 3421 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। शैव मतावलंबी वीरसेन निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक का संधि विग्राहिक सचिव था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय का शैव मतावलंबी वीरसेन गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्राहक सचिव था जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण कराया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में शाब राजकवि था तथा इसके शासनकाल में अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो समुद्रगुप्त ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम जो है परम भागवत की उपाधि धारण की। इसके अलावा इसने अश्वमेध कर्ता विक्रमांक की उपाधि भी धारण की थी और इसे कविराज भी कहा जाता है और समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। शवों के अंत्योष्टि संस्कार है तीनों विधियों पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार का प्रमाण किस सैंधव सभ्यता से प्राप्त होता है या स्थल से प्राप्त होते हैं? तो कालीबंगा से ये प्राप्त हुए। कहां से? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर, कहां पे? घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित। इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। जबकि लोथल जो है ये आपका गुजरात के भोगवा नदी के तट पर है और आपका बनवाली जो है ये हरियाणा के सरस्वती नदी के तट पर है और चंदहोदड़ो ये पाकिस्तान में सिंध नदी के तट पर स्थित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं। यह है नीचे दिए गए तीर्थंकरों और प्रतिमाओं पर अंकित उनके चिन्हों को सम्मिलित कीजिए। यहां एक तरफ तीर्थंकर हैं, उनके चिन्ह दिए गए हैं। देखिए कुल 24 तीर्थंकर थे और ये शुरुआत के 4 तीर्थंकरों के बारे में दिया गया। तो ऋषभनाथ पहले तीर्थंकर थे, इनका जो चिन्ह था वो बैल था, 2 से मिला दीजिए। अचितनाथ दूसरे थे, इनका चिन्ह हाथी था, 3 से मिला दीजिए। और तीसरे संभवनाथ थे, इनका चिन्ह क्या था? घोड़ा था, तो 4 से मिला दीजिए। अभिनंदन नाथ ये चौथे नंबर पे थे, इनका बंदर था, तो 1 से मिला दीजिए। तो आपका हो गया 2341 अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। वेद तथा उनके ब्राह्मण को सही सुमिलित कीजिए। देखिए ऋग्वेद का ब्राह्मण क्या है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ऐतरेय तथा कौशतकी है, 2 है, तो यहां 3 से मिला दीजिए ऐतरेय से। सामवेद का ब्राह्मण क्या है? तांडे और जैमिनी, तो जैमिनी से मिला दीजिए, 4 हो गया यहां पे। यजुर्वेद का क्या है? शतपथ ब्राह्मण है, तो 1 से मिला दीजिए। अथर्ववेद का क्या है? गोपद ब्राह्मण है, तो 2 से मिला दीजिए। तो 3412 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? तो ये जो है ये आपका सिंधु तथा झेलम नदी के मध्य स्थित था। तक्षशिला उच्च शिक्षा के लिए प्राचीन संस्थान था जो कि सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच स्थित था। वर्तमान में यह पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है।
चाणक्य, पाणिनि, चरक और जीवक जैसे विद्वान इससे संबंधित रहे। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विपरीत तक्षशिला आधुनिक अर्थों में एक विश्वविद्यालय नहीं, क्योंकि इसमें कोई डिग्री प्रदान नहीं की जाती थी। आगे चलते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। किसके लिए? तो बौद्ध और हिंदू धर्म, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही जगह, ए एंड सी। देखिए, एलिफेंटा जो कि मुंबई में स्थित है, गुफाओं का निर्माण 5वीं से 6वीं शताब्दी या 6वीं सदी के बीच राष्ट्रकूट शासकों द्वारा किया गया था। यहाँ स्थित 7 गुफाओं में से 5 जो है हिंदू धर्म मुख्यतः शिव से तथा 2 जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ से शिव की त्रिमूर्ति मिली है जो शिव के 3 पहलू निर्माता, संरक्षक और विध्वंसक का प्रतिनिधित्व करती है। भारत की अन्य प्रमुख रॉक कट गुफाओं में अजंता, एलोरा और भीमबेटका आदि प्रमुख हैं। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन पर किसने लाइट ऑफ एशिया पुस्तक लिखी थी? तो एडविन अर्नाल्ड ने लिखी थी। ये अंग्रेज कवि और पत्रकार थे। इसके अतिरिक्त आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका हिंदी अनुवाद किया था। और B.A. स्मिथ जो है, इन्होंने ही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। 98 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? तो अभिनव गुप्त का संबंध इसके साथ नहीं है। अभिनव गुप्त की बात करें तो ये इनकी मुख्य ख्याति तंत्र तथा अलंकार शास्त्र के क्षेत्र में रही है, जबकि शंकराचार्य का अद्वैतवाद है, वेदांत से संबंधित। रामानुज का विशिष्टाद्वैत है, और आपका माधवाचार्य का जो है द्वैतवाद है। आगे चलते हैं। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो यहां पर प्रमुख व्यापारिक केंद्र कन्नौज था। गुप्त काल में जहां उज्जैन प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, वहीं गुप्तोत्तर काल में यह कन्नौज की तरफ शिफ्ट हो गया। गुप्तोत्तर काल में हर्ष ने जो है कन्नौज को थानेश्वर के स्थान पर अपनी राजधानी बनाया। गंगा यमुना दोआब में स्थित होने के कारण कन्नौज पर अधिकार के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय युद्ध भी लड़ा गया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्मृति को गद्य रूप में लिखा गया है? तो विष्णु स्मृति को। देखिए, स्मृतियां हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ हैं, ये पद्य रूप में लिखी गई, किंतु विष्णु स्मृति को गद्य रूप में लिखा गया है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्मृति में स्त्रियों को सर्वप्रथम संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया है? याज्ञवल्क्य स्मृति में दिया गया है। ठीक है, इसमें स्त्रियां जो हैं, स्त्री धन के अतिरिक्त वह संपत्ति की स्वामिनी नहीं बन सकती, मतलब स्त्री धन पर इनका अधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त नारद जो स्मृति है, इसमें विधवाओं की संपत्ति जो है राज्य द्वारा लेकर उनके भरण पोषण को राजा का कर्तव्य बताया गया है। आगे चलते हैं। याज्ञवल्क्य और मनु के धर्मशास्त्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मनु ने ब्राह्मण को शूद्र कन्या के साथ विवाह की अनुमति दी है, किंतु याज्ञवल्क्य ने इसका विरोध किया। सही है। मनु ने नियोग प्रथा की निंदा की, परंतु याज्ञवल्क्य ने नहीं की है। तीसरा, मनु छूत के विरोधी हैं, परंतु याज्ञवल्क्य ने उसे राज्य के नियंत्रण में रखकर उससे राज्य के आय का साधन बताया। चौथा, मनु ने विधवा के उत्तराधिकार के विषय में कुछ नहीं कहा है, किंतु याज्ञवल्क्य ने विधवा को समस्त उत्तराधिकारियों में प्रथम स्थान दिया है। तो इस प्रकार चारों ही कथन यहां पर सही हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें याद रखिएगा, याज्ञवल्क्य का धर्मशास्त्र मनु की अपेक्षा अधिक सुव्यवस्थित एवं संक्षिप्त रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें मुनियत्र कहा जाता है? तो इसमें पतंजलि, पढ़नी और कात्यायन, ये तीनों को मुनियत्र, एक साथ मुनियत्र कहा जाता है। ठीक है, तो आपका 134 मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, पढ़नी के द्वारा अष्टध्यायी लिखी गई, पतंजलि के द्वारा महाभाष्य और कात्यायन के द्वारा जो है वार्तिक की रचना की गई है। ये तीनों ग्रंथ भाषा को वैज्ञानिक रूप प्रदान करते हैं। आगे चलते हैं। ज्योतिष के प्रथम ग्रंथ वेदांग ज्योतिष की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो लगध मुनि के द्वारा। किसके द्वारा? लगध मुनि के द्वारा की गई थी। ब्रह्मांड और नक्षत्रों के विषय में भविष्यवाणी ज्योतिष के अंतर्गत आती है। ज्योतिष का प्रथम ग्रंथ लगध मुनि द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वेद उनके उपवेदों को सुमेलित कीजिए। 4 वेद हैं, उसके 4 उपवेद भी हैं। ऋग्वेद का आयुर्वेद है, ऋग्वेद का आयुर्वेद 3 से मिला दीजिए। सामवेद का गंधर्व वेद है 1 से मिला दीजिए। यजुर्वेद का धनुर्वेद है 4 से मिला दीजिए। अथर्ववेद का शिल्प वेद है 2 से मिला दीजिए। 3142 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक काल के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद में कृषि की तुलना में पशुचारण का स्थान गौण था। यह कथन गलत है, क्योंकि ऋग्वेद में पशुचारण की तुलना में कृषि का स्थान गौण था, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, ऋग्वेद में एक ही अनाज यव अथवा जौ का उल्लेख मिलता है, यह सही है, तो पहला गलत दूसरा सही, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम कहां मिलता है? तो यह आपका ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। कहां पे? ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। जबकि राजा के राजाभिषेक के लिए होने वाले राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन यह सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। आगे चलते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन, उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के धार्मिक जीवन में निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं? तो इस काल में उत्तर वैदिक काल में बात हो रही है।
इस काल में सृजन के देवता प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिला। दूसरा, इस काल में स्तुति पाठ का चलन लुप्त हो गया तथा यज्ञ करना कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया। गलत है, आधा गलत है, क्योंकि इस काल में स्तुति पाठ का चलन जैसे पहले चल रहा था वैसा ही ये भी यहाँ भी चलता रहा है, तो इसलिए कथन गलत है। तीसरा, इस काल में लौकिक उद्देश्यों के साथ साथ पारलौकिक उद्देश्य अधिक महत्वपूर्ण हो गए, ये कथन सही है। तो पहला और तीसरा आपका सही है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। द्वितीय संगम का एकमात्र प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो ये तोलकाप्पियम है। क्या है? तोलकाप्पियम है, ये द्वितीय संगम का एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ है। इसके लेखक तोलकाप्पियर रहे, इसकी रचना सूत्र शैली में की गई। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ कहा जाता है? कुरल को जो है तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है। इसके प्रणेता कवि तिरुवल्लुर रहे हैं। इसमें उनकी तथा उनकी पत्नी अतवे की अनेक कहानियां मिलती हैं। और ध्यान रखिएगा, इसे अर्थात कुरल को तमिल साहित्य का बाइबिल अथवा पंचम वेद भी माना जाता है। आगे चलते हैं। संगमकालीन कोरकई पेरीप्लस में कालची नाम दिया गया है। बंदरगाह जो समुद्री मोतियों के लिए विख्यात था, निम्नलिखित में किस संगमकालीन राज्य के अंतर्गत आता था? तो ये जो है पांड्य राज्य के अंतर्गत आता था। कोरकई या जैसे कालची भी कहा जाता था। जो समुद्री मोतियों के लिए विख्यात था शालियूर, ये दोनों ही पांड्यों के बंदरगाह थे। जबकि चेरों के बंदरगाह में आपके कौन थे? तोंडी, मुसरी, करैरा और वांची थे तथा बंदर थे। चोलों के बंदरगाह कौन से थे? पुहार, जिसे कावेरी पत्तनम भी कहते हैं, अरकमेडु और उरैयूर थे। और उरैयूर जो है चोलों का जो बंदरगाह था, ये कपास के लिए विख्यात रहा है। आगे चलते हैं। संगमकालीन चेर राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से क्या थी? तो संगमकालीन चेर राज्य की राजधानी करुयूर थी। करुयूर, ठीक है। आधुनिक समय में केरल और तमिलनाडु का अंश इसमें चेर राज्य में सम्मिलित था। तो इसकी राजधानी बांजी भी कहते हैं इसको, बांजी या करियूर थी तथा तोंडी इनकी दूसरी राजधानी थी। इसके अतिरिक्त जो मदुरै है ये पांड्य राज्य की राजधानी थी। आगे चलते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन है, संगम कालीन राजस्व का सबसे प्रमुख स्रोत भूमिकर था। इसे क्या कहा जाता था? इसे जो है कुडमय या इरय कहा जाता था। जबकि माँ तथा बेली क्या होती थी? ये दोनों संगमकालीन भूमि माप की इकाइयां थी। और इरादू जो था ये बलपूर्वक प्राप्त किया गया उपहार था। और उलुगु और सुंगम क्या थे? ये संगमकालीन पथकर और सीमा शुल्क थे। आगे चलते हैं। संगमकालीन भूमि का प्रकार था, उनकी विशेषताओं को सम्मिलित कीजिए। भूमि एक तरफ दिया गया और उनकी विशेषताएं। जो मरुदम भूमि थी ये आपकी उपजाऊ कृषि भूभाग था, 3 से मिला दीजिए। पाले जो है यह रेगिस्तानी भाग था, जहाँ नाम मात्र का उत्पादन होता था, रेगिस्तानी भूभाग, 1 से मिला दीजिए। मूल्य ये पशुपालकों की अधिकता यहाँ पे होती थी, तो 4 से मिला दीजिए। नेथल समुद्रवर्ती क्षेत्र था जिसमें नमक एवं मछली का उत्पादन होता था, तो 2 से मिला दीजिए। तो आपका 3142 अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त देखिए संगम काल में भूमि के 5 प्रकार मिलते हैं। यहाँ पे 4 की बात कर ली है, एक और था जिसका नाम था कुरुंची था। ज्यादातर कृषक इसी प्रकार के क्षेत्र में थे। यहाँ ज्वार, धान, चीड़, बांस तथा आम उगाए जाते थे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। बौद्ध धर्म से संबंधित निम्नलिखित दर्शन पर विचार कीजिए। बौद्ध दर्शन क्षणिकवादी है, बिल्कुल सही। यह दर्शन नितांत कर्मवादी, जहां कर्म का आश्रय कायिक, वाचिक एवं मानसिक चेष्टाओं से है। तीसरा, यह दर्शन अनात्मवादी है किंतु पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। तीनों ही कथन यहाँ पर सही है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध साहित्य प्रश्नोत्तर शैली में है? तो आपका जो अभिधम्म पिटक है, अभिधम्म पिटक ये प्रश्नोत्तर शैली में है। देखिए बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है, यह पाली भाषा में रचित है। त्रिपिटक में शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक है। इनमें से केवल जो अभिधम्म पिटक है ये प्रश्नोत्तर शैली में लिखा गया। इस पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है और इसकी रचना तृतीय बौद्ध संगीत के अवसर पर मोगलपुत्र तिष्क के द्वारा की गई थी। इसके अतिरिक्त जो शुद्ध पिटक है इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश दिए गए हैं। अभिधम्म पिटक में दर्शन है, इसमें उपदेश है। और विनय पिटक में क्या है? इसमें बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुणियों के संघ एवं दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार नियम दिए गए हैं। आगे चलते हैं। विज्ञानवाद या योगाचार मत की स्थापना निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है मैत्रेय नाथ के द्वारा की गई थी। विज्ञानवाद या योगाचार मत की स्थापना ईसा की 3री शताब्दी में मैत्रेय नाथ ने की थी। अशंग तथा वसुबंधु ने इसका विकास किया था। यह मत चित्त अथवा विज्ञान को ही एकमात्र सत्ता मानता है, इसी कारण इसे विज्ञानवाद कहा जाता है। योग तथा आचार पर बल देने का इसे योगाचार भी कहा जाता है। नागार्जुन की बात करें तो यह माध्यमिकवाद या शून्यवाद के प्रवर्तक थे। नागार्जुन ने प्रतीत समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। जबकि अश्वघोष की बात करें तो इन्होंने बुद्धचरित महाकाव्य की रचना की है। आगे चलते हैं 118 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक कहा है? तो मस्की अभिलेख में कहा है, ठीक है। और इसी अभिलेख में अशोक का नाम भी मिलता है, अशोक मिलता है। भाब्रू या जिसे बैराट अभिलेख कहते हैं,
इसमें अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है। इस अभिलेख में बौद्ध धर्म के तीरत्न बुद्ध, धम्म एवं शंख का उल्लेख है, जबकि एरगुड्डी अभिलेख जो है इसकी लेखन शैली अन्य अभिलेखों से विपरीत है, क्योंकि इसमें बाएं से दाएं फिर दाएं से बाएं लिखा गया है। और गुर्जरा अभिलेख इसमें भी अशोक का नाम मिलता है अशोक के रूप में। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से अशोक के किस लघु स्तंभ लेख को आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है? तो रुमिनदेई स्तंभ लेख को कहा जाता है, क्योंकि इसमें उसके द्वारा माफ किए गए धार्मिक कर, बल एवं भूमिकर घटाकर 1/8 भाग किए जाने का वर्णन मिलता है। यह नेपाल की तराई में स्थित है। यह अशोक का सबसे छोटा अभिलेख माना जाता है, जबकि जो कौशाम्बी स्तंभ लेख है इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। आगे चलते हैं, मौर्यकालीन प्रमुख अधिकारियों में रूपदर्शक क्या होता था? तो यह सिक्कों की जांच करने वाला प्रमुख अधिकारी होता था मौर्यकालीन प्रमुख अधिकारियों में। ठीक है, इसके चल मुद्रा का नियमन करने वाला भी अधिकारी था। ये टकसाल का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे शौवर्णिक कहा जाता था, शौवर्णिक, जबकि मंडल का प्रमुख अधिकारी पदेष्टा कहलाता था और जिले एवं सड़क का प्रमुख अधिकारी एग्रोनोमोई कहलाता था। आगे चलते हैं, मौर्य काल में निम्नलिखित में से उद्योग, कौन से उद्योग राज्य नियंत्रित थे? तो देखिए कुल 5 उद्योग थे जो राज्य नियंत्रित थे। उसमें शराब उद्योग, नमक उद्योग, हथियार उद्योग, खान उद्योग, इसके अतिरिक्त आपका जहाज रानी उद्योग भी सम्मिलित था। तो इस प्रकार से सभी सम्मिलित हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में पैदल सेना के 6 भागों का उल्लेख किया गया। इसमें से भृतक क्या थे? भृतक जो है आवश्यकता पड़ने पर किराए की सेना होती थी, जबकि स्थायी सेना को मॉल कहा गया है, और युद्ध से आजीविका चलाने वाली सेना को श्रेणी बल कहा गया है, और जंगली सेना को आटविक बल कहा गया है, जबकि मित्र राष्ट्र की सेना को मित्र बल और बंदी बनाई गई सेना को अमित्र बल कहा जाता था। तो मित्र बल मित्र राष्ट्र की सेना, अमित्र बल बंदी बनाई गई सेना, ध्यान रखिएगा। मौर्यकालीन न्याय प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य काल में सबसे छोटा न्यायालय ग्राम न्यायालय होता था, बिल्कुल सही बात है। ग्राम न्यायालय था राजा के न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी न्यायालय 2 प्रकार के होते थे। दोनों कथन यहां पर आपके सही हैं, इसलिए यहां पर ऑप्शन देखें तो सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। देखिए, ग्राम न्यायालय और राजा के न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी न्यायालय 2 प्रकार के थे। कौन कौन से? पहला था धर्मस्थीय न्यायालय या दीवानी न्यायालय, इसे कह सकते हैं। इसके न्यायाधीश को धर्मस्थ या व्यवहारिक कहा जाता था, जबकि दूसरा क्या होता था? कंटक शोधन न्यायालय, जिसे वर्तमान में फौजदारी न्यायालय कहा जा सकता है। इसके न्यायाधीश को प्रदेष्टा कहा जाता था। आगे चलते हैं, गुप्त काल में अप्रदा धर्म संबंधित है किससे? भूधारण पद्धति से यह संबंधित रहा है। देखिए, गुप्त काल में अप्रदा धर्म का संबंध धारण पद्धति से है, जिसके अंतर्गत भूमि दान में प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस भूमि को दान नहीं दे सकता है। गुप्तकालीन अभिलेखों में भूधारण पद्धति अप्रदा धर्म का उल्लेख मिलता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। गुप्त काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त शासकों का राजकीय धर्म वैष्णव था, बिल्कुल सही है। इस काल में नव वैष्णववाद का विकास होता है, जिसका संबंध पांचरात्र मत से था, यह भी सही। दोनों कथन यहां पर सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, इनका राजकीय धर्म वैष्णव था, परंतु ये अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु थे। उन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की तथा गरुण को अपना राजकीय चिन्ह बनाया, और इस काल में नव वैष्णववाद का उदय होता, जिसका संबंध पंचरात्र मत से था। यह 5 दिन और 5 रात चलने वाला यज्ञ था, जो नरबली प्रथा से संबंधित था। बाद में इसका त्याग कर दिया गया। आगे चलते हैं, धम्म महत्पात्र का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख में मिलता है? तो ये जो है आपका 5वें अभिलेख में मिलता है। इसकी नियुक्ति अशोक ने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में की थी। इसका प्रमुख कार्य जनता के बीच धम्म का प्रचार करना था। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीत में भिक्षुओं के मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थविर एवं महासंघिक में विभाजित हो जाता है? तो द्वितीय बौद्ध संगीत के दौरान ऐसा होता है, और ये आपका वैशाली में सभा कमीर की अध्यक्षता में तथा कालाशोक के समय में होता है। आगे चलते हैं, बुद्ध के जन्म के पूर्व अन्य धार्मिक आंदोलन एवं उनके संस्थापक को सुमिलित कीजिए। संप्रदाय और संस्थापक। आजीवक संप्रदाय के मक्खल गोशाल थे, 3 से मिला दीजिए, जबकि ये आजीवक संप्रदाय भाग्यवादी होता था। नित्यवादी ये पकथु कच्चायन अर्थात 1 से मिला दीजिए। इसके अतिरिक्त तीसरा उच्छेदवादी जो है ये अजीत केश अर्थात 4 से मिला दीजिए। उच्छेदवादी को भौतिकवादी संप्रदाय कहा जाता है। और अगला है संदेहवादी इसके थे संजय बेलदुपुत्र अर्थात 2 से मिला दीजिए। संदेहवादी को अज्ञेयवादी या अनिश्चयवादी भी कहा जाता है। तो 3142 अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 129 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाएं एवं उससे संबंधित चिन्ह को सम्मिलित कीजिए। घटना, यह जन्म किसको इंगित करता है? जन्म जो है कमल व शांड को, 2 गृहत्याग घोड़ा, 4 ज्ञान पीपल वृक्ष, 1 मृत्यु स्तूप को, 3 तो 2413
2413 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैन धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म की दिगंबर शाखा के अनुसार स्त्रियां मोक्ष या निर्वाण प्राप्त कर सकती हैं, ये गलत है। ये दिगंबर शाखा के अनुसार नहीं था, बल्कि श्वेतांबर शाखा के अनुसार था। दूसरा कथन, जैन धर्म की श्वेतांबर शाखा के अनुसार कैवल्य की प्राप्ति के पश्चात लोगों को भोजन की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा मानना श्वेतांबर नहीं बल्कि दिगंबर शाखा का था। तो यहां पर दोनों ही कथन आपका गलत है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दिए गए महाजनपदों में से कौन सा महाजनपद कश्मीर में स्थित था? तो कंबोज जो था ये आपका कश्मीर में स्थित है, जिसकी राजधानी राजपुर अथवा हाटक थी। यह गंधार महाजनपद का पड़ोसी राज्य था और प्राचीन काल में कंबोज अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात रहा है। महाजनपदों की कुल संख्या कितनी रही है? 16, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवत सूत्र में मिलता है। मत्स्य महाजनपद की बात करें तो ये इसकी राजधानी विराटनगर थी, वर्तमान में ये राजस्थान में है। कोशल महाजनपद, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में। गंधार महाजनपद, इसकी राजधानी तक्षशिला है, वर्तमान में तक्षशिला थी, वर्तमान में यह पाकिस्तान में है। आगे चलते हैं। बुद्ध काल अर्थात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से किन नगरों का उल्लेख मिलता है? तो इसमें आपके 6 नगर को उल्लेख मिलता है, चंपा, राजगिरी, श्रावस्ती, अवंती का उल्लेख इसमें नहीं है। तो इसमें देखिए 6 नगर जो हैं, 6 नगरों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से? चंपा, राजगिरी, श्रावस्ती हो गया, इसके अतिरिक्त साकेत, कौशांबी और वाराणसी। ठीक है। बुद्ध काल में नगरों का तेजी से उदय होता है। इस काल को भारत की द्वितीय नगरी क्रांति कहा गया है और प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में बुद्ध के समय के 6 प्रसिद्ध नगरों का उल्लेख किया गया, जिसकी चर्चा हमने अभी की। तो यहां पे 1 2 3 अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 133 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। महाजनपद काल में निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध बंदरगाह रहे हैं? तो शोपारा, भृगुकच्छ और ताम्रलिप्ति, ये सभी के सभी प्रमुख बंदरगाह रहे हैं। तो यहां पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, महाजनपद काल में भारत के पश्चिमी तट पर सबसे प्रसिद्ध पुराना एवं बड़ा बंदरगाह कौन सा था? यह था आपका, एक सेकेंड, ये आपका भृगुकच्छ अथवा बैरीगाजा या भड़ोच था। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र में पश्चिमी तट पर सोपारा तथा बंगाल के पूर्वी तट पर ताम्रलिप्त भी प्रसिद्ध बंदरगाह थे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सरयू नदी निम्नलिखित में किस महाजनपद को 2 भागों में बांटती है? तो ये जो है कोशल राज्य को, सरयू नदी कोशल महाजनपद को 2 भागों में बांटती है। उत्तरी कोशल जो है, उत्तरी कोशल इसकी राजधानी श्रावस्ती तथा दक्षिणी कोशल की राजधानी कुशावती रही है। इसका महत्वपूर्ण राजा प्रसेनजीत था, जो बुद्ध का समकालीन और समान आयु का था। और यह जो महाजनपद है कोशल महाजनपद, यह उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में सई नदी तथा पश्चिम में पांचाल से लेकर के पूर्व में गंडक नदी तक फैला हुआ था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने अवंती राज्य को जीतकर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था? तो शिशुनाग ने मिलाया था। हर्यक वंश के पश्चात मगध पर शिशुनाग वंश का शासन होता है और शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में की थी और उसकी सबसे बड़ी सफलता अवंती राज्य को हराकर उसे मगध राज्य में साम्राज्य मिलाना चाहता था और इसने अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित की थी। पहले पाटलिपुत्र थी, वैशाली, फिर वैशाली स्थानांतरित करता है। आगे चलते हैं। महाजनपद एवं उनकी राजधानियों को सुमेलित कीजिए। महाजनपद और राजधानी, तो देखिए चेदी की राजधानी क्या रही है? शुक्तिमती या सात्यवती, 2 से मिला दीजिए। यह आधुनिक बुंदेलखंड में स्थित है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ रही है, 3 से मिला दीजिए। यह मेरठ तथा दक्षिण पूर्व वाला हरियाणा है। कंबोज इसकी राजधानी राजपुर या हाटक रही है, यह आपका कश्मीर में है, 4 से मिला दीजिए। मत्स्य इसकी राजधानी विराटनगर, ये वर्तमान में राजस्थान में है। तो 2341 अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। डालमेन निम्नलिखित में से क्या है? तो डालमेन जो है बृहद पाषाणिक समाधियों के प्रकार हैं। महापाषाण युगीन संस्कृत में लोग अपने मृतकों को समाधियों में गाड़ते थे, वही उनकी सुरक्षा बड़े बड़े पत्थर उसके चारों ओर लगाते थे। अतः डालमेन भी इस संस्कृत में समाधि का एक प्रकार रहा है। निम्नलिखित अलवार संतों में कौन वैष्णव धर्म अपनाने से पहले जैन और बौद्ध धर्म अपना चुके थे? तो ये थे तिरुमलराई थे। देखिए दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के संत अलवार जो संत होते वो अलवार कहलाते थे। इनकी संख्या 12 थी। इनमें से वैष्णव संत तिरुमलारी वैष्णव धर्म अपनाने से पहले जैन और बौद्ध धर्म अपना चुके थे। इसके अतिरिक्त तिरुमंगई ये वैष्णव संत बनने से पहले डाकू थे। और कुलशेखर की बात करें तो ये वैष्णव संत कुलशेखर केरल के राजा थे, जबकि अंडाल या कोदई ये एकमात्र महिला अलवार संत थी। आगे चलते हैं। सप्तांग सिद्धांत संबंधित है किससे? तो इनमें से कोई नहीं।
क्यों? क्योंकि देखिए कौटिल्य ने राज्य को 7 तत्वों में निर्मित माना। इन्हें राज्य का सप्तांग सिद्धांत कहा गया। अतः सप्तांग सिद्धांत राज्य प्रशासन से संबंधित है, न कि किसी धर्म से। आगे चलते हैं, 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी के प्रमुख स्रोत रहे हैं? तो मेगास्थनीज की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, क्षेमेंद्रकृत बृहद कथा मंजरी, सोमदेवकृत कथा सरित सागर, ये सभी के सभी रहे, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आपके रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, और विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है, अशोक का अभिलेख है, जैन और बौद्ध ग्रंथ हैं, ये सभी इसके जो है जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। निम्नलिखित में से कौन अभिलेख चंपू शैली अर्थात गद्य पद्य मिश्रित में लिखा गया प्रथम अभिलेख है? तो जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक है, यह अभिलेख शक शासक रुद्रदामन द्वारा 150 ईस्वी में संस्कृत भाषा में लिखा गया था। प्रथम अभिलेख है जो कि लिखा गया प्रथम अभिलेख है जो गिरनार गुजरात में स्थित है। सुदर्शन झील का सर्वप्रथम उल्लेख भी इसी अभिलेख में आपको मिलता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस लेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है? तो शुपिया का लेख में। शुपिया का लेख मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है। ठीक है, जिसमें गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से मिलती है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वर्षा की संभावना और अभाव पर काफी चर्चा की गई है? तो ये चर्चा की गई है आपकी बृहद संहिता में। गुप्त काल में वारामिहिर द्वारा अपनी पुस्तक बृहद संहिता में वर्षा की संभावना और अभाव पर काफी चर्चा की गई है। इस पुस्तक में मौसम संबंधी भविष्यवाणियां भी की गई हैं। इसके अतिरिक्त पंचसिद्धिका, लघु जातक, बृहद संहिता, ये सभी रचनाएं वारामिहिर की हैं और ये गुप्त काल के प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में गुप्तकालीन भारत एवं इथोपिया के बीच व्यापार का उल्लेख किया गया है? तो क्रिश्चियन ट्रोगोग्राफी में। देखिए 6ठी शताब्दी के अलेक्जेंड्रियन भिक्षु और व्यापारी कॉस्मॉस की पुस्तक क्रिश्चियन टोपोग्राफी, ये टोपोग्राफी नहीं टोपोग्राफी है। टोपोग्राफी से गुप्त काल में भारत एवं इथोपिया के बीच व्यापार की जानकारी मिलती है। जबकि नेचुरल हिस्ट्री ये प्लिनी द्वारा लिखित है, जबकि हिस्टोरिका जो है ये हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई है। आगे चलते हैं, गुप्त काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्तकालीन मूर्तियों में कुषाण काल की मूर्तियों की तरह नग्नता नहीं है, बिल्कुल सही है। गुप्तकालीन मूर्तियों में प्रभा मंडल सादा, जबकि कुषाण कालीन मूर्तियों में सुसज्जित प्रभा मंडल बनाए गए, ये कथन गलत है, क्योंकि गुप्तकालीन मूर्तियों में प्रभा मंडल सुसज्जित हैं, जबकि कुषाण कालीन मूर्तियों में प्रभा मंडल सादे बनाए गए हैं। तो पहला वाला कथन यहाँ पर सही है, दूसरा वाला गलत है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन काल वाला प्रश्न है। देखिए, इस काल में शूद्रों की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ, बिल्कुल सही। इस काल में शूद्रों ने अधिकांशतः कृषि का व्यवसाय अपना लिया। दोनों कथन सही है और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। देवल तथा पराशर स्मृतियों में शूद्र के लिए सेवा के अतिरिक्त कृषि, पशुपालन, वाणिज्य तथा शिल्प उपयुक्त व्यवसाय बताए गए हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। गिलुंद निम्नलिखित में से किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है? तो गिलुंद जो है ये बनास या आहार संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। यहां से पक्की हुई ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस संस्कृति से संबंधित अन्य क्षेत्र बालाथल तथा आहाड़ है। जबकि बनास संस्कृति कहां पे है? राजस्थान में। कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश, जोरबे संस्कृति आपका महाराष्ट्र में, और मालवा संस्कृति जो है पश्चिमी मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक काल सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? तो यह है निम्न पुरापाषाण काल। देखिए, निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण सर्वप्रथम सिंधु नदी की छोटी सहायक नदी सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुई हैं। इस काल को अर्थात निम्न पुरापाषाण काल को सोहन संस्कृत भी कहा जाता है, जबकि मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृत कहते हैं, जबकि मध्य पाषाण काल को सूक्ष्म पाषाण संस्कृत कहते हैं। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल को हाल ही में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है? तो धौलावीरा को। धौलावीरा 2021 में यूनेस्को द्वारा गुजरात के कच्छ जिले में इसे धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया, शामिल किया गया। इस स्थल की खोज 1967 में जेपी जोशी ने की थी और धौलावीरा के निवासी जल संचरण तकनीक से परिचित थे। और यह नगर 3 भागों में विभाजित था, दुर्गा भाग, मध्य नगर और निचला नगर। आगे चलते हैं, नीचे दिए गए प्रमुख साहित्यिक रचनाएं एवं रचनाकार को सुमेलित कीजिए। रचना और रचनाकार। कथा सरित सागर के रचनाकार कौन थे? सोमदेव, 4 से मिला दीजिए। सोमदेव, इससे मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। बृहद कथा मंजरी, इसके रचनाकार थे क्षेमेंद्र, 3 से मिला दीजिए। इससे भी मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। नीतिसार, इसके रचनाकार कामंदक थे, 2 से मिला दीजिए। इससे गुप्तकालीन राजतंत्र की जानकारी मिलती है। रामचरित, इसके रचनाकार संध्याकर नंदी थे, 1 से मिला दीजिए। इससे बंगाल के शासक रामपाल के जीवन के बारे में पता चलता है। तो देखिए 4321 अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर हम लोगों ने 2 पार्ट में पूरे 150 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।